सिक्स स्टूडेंट कभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि हिंदी का है परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुश दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझते हैं वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृदय पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक का कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवार के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा पद उच्च और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल था। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब चला जाता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पे मिटा हुआ। रंगीन एमाम, चोंगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोपा देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनक की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इस महाअनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा प्रबंधन कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आज वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर दास और जा से उनके घर पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात नहीं करते। मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को जूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंचे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हुआ और गेंद किसी दफ्तर के अपेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भाले मनुष्य लोग शतरंज ताश जैसे गंभीर खेल खेलते हैं। दौड़ कूद के खेल बच्चों के लिए समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी हुआ। धावों के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यानी कि शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर यानी कि भीग गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम यानी कि बेजान हो गए। लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। निर्णय मतलब फैसला। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों मतलब चलने वालों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया।
लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ थी और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, यानी कि बोलता कि आगे बढ़ो, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, धक्का मारता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर कमज़ोर गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति ना थी। उसमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रखा, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक गट्ठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंद गई। उन्होंने कंधा झुककर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम दे दो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। आपके मन में एक संदेह हुआ क्या? यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद आपके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में पैटने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक हो ताबले थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसका नसीब जागेगा, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धन्यट लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी तथा दीवान के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवान के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए मुझे एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह है जो उदार हो, आत्मबल वह है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुणवान संसार में कम है, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी
कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को न सताएगा। उसका संकल्प यानी कि उसका जो गोल होगा वो बहुत मजबूत होगा। उसके चित्त यानी कि हृदय में स्थिर रहेगा। वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी पीछे ना हटेगा। प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद एक बहुत बड़े उपन्यासकार भी माने जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रेत होकर के कई कहानी उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैल की कथा आदि बड़े और बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा पढ़ी और सराही गई हैं।